हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। आज आपका टॉपिक है फूड हाइजीन। त्रियोपिस्तंभ चल रहा था। त्रियोपिस्तंभ में हमने बायोमोलिक्यूल्स देख लिए थे, माइक्रो भी देख लिए थे और मैक्रो भी देख लिए थे, दोनों देख लिए थे। उसके बाद में हमने विटामिन्स भी देखे थे और हमने आहार के वर्ग देखे थे, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड देखा था, उनके लाभ हानि देखे थी हमने। और हमने कल्चरल मतलब कि न्यूट्रिशन जो होता है वो सोशल एस्पेक्ट पे किस तरह से प्रभावित होता है वो देखा था। बैलेंस डाइट क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है वो भी हमने पढ़ लिया है। और डाइटिक स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं वो भी हमने लास्ट क्लास में देख लिए थे। उसके बाद आज हमारा टॉपिक है फूड हाइजीन। फूड हाइजीन क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। किसी खाद्य की स्वच्छता करना, उसको स्वच्छ रखना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि एक फूड ही ऐसा मेन जो सोर्स होता है किसका, इन्फेक्शन का, जिसके थ्रू हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होते हैं। तो मेनली फूड जो होता है उसी के थ्रू होते हैं। इसीलिए जो खाद्य पदार्थ हम जो भी सेवन करते हैं, कंजप्शन करते हैं, उसको क्या करना चाहिए, हमें स्वच्छ रखना चाहिए। फूड के लिए, उनके लिए, सबके लिए हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। तो उन सब के बारे में दिया गया है। तो देखते हैं सबसे पहले फूड हाइजीन यानी खाद्य स्वच्छता क्या होती है। खाद्य यानी फूड जो होता है एक मुख्य सोर्स होता है, यानी मेन स्रोत होता है। किसका स्रोत होता है? इन्फेक्शन का। कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होगा वो किसके थ्रू जाता है? मेनली खाने के थ्रू जाता है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, जल हो, खाना हो, मीट हो, मिल्क हो, फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो, कोई भी चीज़ हो, कुछ भी खाद्य पदार्थ हो, मेन जो सोर्स होता है वो स्रोत जो होता है वो इन्फेक्शन का खाद्य पदार्थ होता है, हमारा फूड होता है। इसीलिए जो फूड हाइजीन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इन्फेक्शन का होता है, और ये जो इन्फेक्शन का जो खाद्य है उसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके द्वारा वो कॉन्टामिनेटेड हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है। खाद्य की स्वच्छता में क्या क्या आता है कि जब हम फूड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका उत्पादन कर रहे हैं, उस टाइम में हमें क्या स्वच्छता रखनी है, क्या हाइजीन करनी है, उसकी हैंडलिंग करते समय और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते समय, इन सभी लेवल पे हमें खाद्य की स्वच्छता को मेंटेन रखा जाना चाहिए, यानी कि फूड हाइजीन को मेंटेन रखना चाहिए। प्राइमरी एम ऑफ फूड हाइजीन इज प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग, यानी फूड पॉइजनिंग होने से रोकना किसका उद्देश्य है? फूड हाइजीन का उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य है कि फूड बॉर्न डिजीज़ जो होती हैं उनको होने से रोकना। इसके अंदर फूड हाइजीन में हम कौन कौन सी हाइजीन पढ़ेंगे? फूड में हम पढ़ेंगे मिल्क की हाइजीन पढ़ेंगे, हम मीट की हाइजीन भी पढ़ेंगे, फिश और एग हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए ये भी हम पढ़ेंगे, फ्रूट और वेजिटेबल्स के हाइजीन पढ़ेंगे। ये सभी हाइजीन्स हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा मिल्क हाइजीन पढ़ते हैं। मिल्क हाइजीन में है हमारा टॉपिक दूध के टाइप, यानी मिल्क के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। ये जो 8 टाइप हैं मिल्क के, इनका कोटेशन भी आप पढ़ चुके हैं, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर से यही चल रहा है। आज हम दोबारा देखते हैं, इसमें कोटेशन नहीं लिखा हुआ है आपको। जब लास्ट ईयर मैंने डीजी पढ़ाई थी उसके अंदर भी दूध मतलब मिल्क का कोटेशन आया था, और बहुत जगह आया है, ऐसी बात नहीं है एक ही जगह है, बहुत जगह आया है। तो इन 8 दूध का जो वर्णन है, 8 मिल्क का जो वर्णन है वो हर जगह है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं गोदुग्ध यानी गाय का दूध, और चरक के सूत्र स्थान के अंदर भी इसका वर्णन है, बहुत अच्छे से वर्णन है। ठीक है, तो गाय का दूध जो होता है सर्वश्रेष्ठ दूध माना जाता है, और ओज के 10 जो गुण होते हैं वो गाय के दूध के अंदर उपस्थित होते हैं। मधुर होता है, शीतल ठंडा होता है, स्निग्ध होता है, पिच्छल और गुरु होता है, श्रेष्ठ होता है, और उत्तम क्या होता है, रसायन की तरह कार्य करता है। कौन? गाय का दूध। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, ये भी मैं साथ में बताऊंगी। यहाँ से ऐसा कोई क्वेश्चन अभी आया नहीं है, ना ही आता, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं हम सब अब तक। महिष दूध यानी कि भैंस का दूध जो होता है अनिद्रा में भी काम होता है, अति निद्रा में भी, जिसको ज़्यादा नींद आ रही है, जिसको नींद नहीं आ रही है, दोनों में काम आता है। क्यों? क्योंकि वो गुरु होता है, शीत होता है, और ज़्यादा ही स्नेह की मात्रा होती है, यानी कि फैट जो होता है सबसे ज़्यादा मिलता है भैंस के दूध में फैट। ठीक है, अनिद्रा और अति निद्रा में भी काम आता है। तीक्ष्ण अग्नि जिनकी होती है उनमें क्या होता है, भैंस का दूध काम में आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो गुरु होता है। ऊँटनी का दूध यानी ऊँट का जो दूध होता है वो लवण युक्त होता है, उष्ण होता है, रुक्ष होता है और लघु होता है। वात कफ रोग का क्या करता है, नाश करने वाला आना है, कृमि, शौफ और उदर और अर्श में फायदेमंद होता है।
वहीं बकरी का दूध देखते हैं तो बकरी का दूध कैसा होता है, कषाय कसेला होता है, कसाय रस से युक्त, मधुर रस होता है, दोनों रस होते हैं ये, शीतल संग्राही होता है, लघु रक्त पित्त नाशक होता है। रक्त पिष्ट में जहाँ भी किसी भी प्रकार का ब्लीडिंग है, किसी भी प्रकार की, सभी ब्लीडिंग में हमेशा ब्लीडिंग देखते ही पहला आंसर जाना चाहिए बकरी का दूध। ठीक है। अजाशीर 6 में 6 है, रक्तपित्त है, कास है, ज्वर है, इन सब में किसका आता है, अजाशीर काम में आता है। वहीं आता है फिर भेड़ का दूध। भेड़ का दूध हिक्का काश को क्या होता है, करने वाला होता है। हिक्का और श्वास कारक होता है, उष्ण होता है और कफ और पित्त को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है। हथीनी का दूध, इसको एक बार पेंडिंग छोड़ते हैं, मैं आपको बताऊँ एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से इसको। ठीक है। हथीनी का दूध बल कारक होता है, गुरु होता है और स्थैर्य कारक होता है। एक शब्द यानी एक खुर वाले जो पशु होते हैं, जैसे घोड़ी हो गया, गधा हो गया, उनका दूध जो होता है वो बल कारक होता है, स्थिरता देता है, उष्ण होता है, अम्ल लवण रसयुक्त होता है, रुक्ष होता है, लघु होता है और वात को नष्ट करने वाला होता है, क्योंकि ये और उष्ण होने के कारण क्या करता है, वात का शामक होता है। स्त्री दूध आश्चोतना इन सब में, नस्य इन सब में काम में आता है। तो जीवनीय, भ्रंगणीय और शरीर के लिए सातम्य जो होता है वो कौन सा दूध होता है, स्त्री का होता है। स्नेहन करने वाला होता है, रक्त पित्त में नश्य करवाते हैं और नेत्रशूल में इसका तर्पण भी करते हैं। तो तर्पण में कौन सा काम आता है, नस्य में कौन सा काम आता है, स्त्री का दूध। कहीं भी रक्तपित्त ब्लडिंग आ गई, क्षय हो गया, बकरी का दूध। अति निद्रा है, अनिद्रा है, कौन सा, माइस दूध आएगा। और थोड़ा सा लवण युक्त होगा, ऊँट का दूध होगा। और बकरी का दूध थोड़ा कसेला होगा और गाय का दूध ओज के 10 गुणों से युक्त होगा। मेन तो ये हैं इन सब में। भेड़ का दूध देखते हैं एक बार और अच्छे से बताऊंगी मैं। अब देखते हैं मिल्क कंपोजिशन क्या होता है, दूध का संगठन। क्वेश्चन कहाँ से आएगा ये मैं बताती चलूँगी, अभी तक यहाँ से कोई क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है। मिल्क इज़ ए कंप्लीट फूड। मिल्क एक कंप्लीट फूड होता है जिसके अंदर प्रोटीन भी होता है, शुगर भी होता है, फैट भी होता है, विटामिन भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं। प्रोटीन इसके अंदर कैसिन नामक प्रोटीन है होती है जो एक मिलती है। और कैल्शियम कौन सी फॉर्म में होता है, कैल्शियम कैसियोनोजेनेट फॉर्म में मिलता है कैल्शियम। लैक्टो एल्ब्यूमिन होता है, लैक्टोग्लोबुलिन होता है इसके अंदर। फैट जो होता है दूध के अंदर अलग अलग मात्रा में, अलग अलग दूध में अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। जैसे 8 दूध है उनके अंदर सबसे ज़्यादा फैट माइस दूध में मिलता है, गौ दूध में फैट जो होता है वो कम मिलता है। शुगर लैक्टोज जो मिल्क शुगर बोलते हैं वो शुगर किस में, मिल्क में पाई जाती है। विटामिन सी के अलावा सारे विटामिन दूध में पाए जाते हैं। मिनरल्स के अंदर रिच सोर्स होता है कैल्शियम। सबसे ज़्यादा कौन सा मिनरल्स मिलता है इसके अंदर, कैल्शियम मिलता है। अदर्स जैसे फास्फोरस होगा, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, मैग्नीशियम होगा, कोबाल्ट होगा, आयोडीन होगा, ये भी सभी इस मात्रा में पाए जाते हैं। वेरी पुअर अमाउंट में आयरन मिलता है। अब थोड़ी सी टर्म देखते हैं कि स्किम्ड मिल्क क्या होता है, टोन्ड मिल्क क्या होता है। जब भी अपन मिल्क लेने जाते हैं ना, सरस का वाला दूध आता है तो इसके पीछे टोन्ड मिल्क लिखा हुआ आता है। अब इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। तो स्किम्ड मिल्क वो होता है जिसके अंदर से फैट जो होता है वो कम्प्लीटली बाहर निकाल लिया जाता है। जिस मिल्क से फैट को बाहर निकाल लिया गया हो उसे बोलते हैं स्किम्ड मिल्क। गुड सोर्स होता है गुड सोर्स ऑफ मिल्क प्रोटीन एंड कैल्शियम। कैल्शियम और जो प्रोटीन होती है वो प्रचुर मात्रा में होती है, लेकिन फैट जो होता है इसमें बिल्कुल नहीं होता है। टोन्ड मिल्क वो होता है, ठीक है, जिसके अंदर दूध का पाउडर भी मिक्स होता है। थोड़ा बहुत पाउडर होगा, थोड़ा पानी होगा और थोड़ा जो नेचुरल दूध होगा वो होगा। इन 3 कंपोजिशन से मिलकर बना होता है टोन्ड मिल्क। ठीक है। तो नेचुरल मिल्क, पानी और मिल्क का पाउडर, उनका अनुपात क्या रहता है, 1:1:1/8। यानी कि अगर 1 किलो नेचुरल मिल्क है और 1 किलो ही पानी मिलाएंगे उसके अंदर, और जितना ये हैं उनका 1/8 भाग क्या मिलाएंगे हम, मिल्क पाउडर मिलाएंगे। ठीक है।
तो वाटर अगर एक भाग है, वाटर एक भाग, नेचुरल मिल्क एक भाग, और स्किम्ड मिल्क पाउडर, जिस मिल्क के अंदर से क्या फैट निकाल लिया गया हो वो मिल्क पाउडर, 1/8 भाग। इसमें फैट सबसे कम अमाउंट में होता है, तो फैट जो होगा दोनों में ही नहीं होता है, इसमें कम अमाउंट में होता है, लेकिन स्किम्ड मिल्क जो होता है उसमें बिल्कुल नहीं होता है। अब आती है मिल्क बॉर्न डिजीज़, मिल्क के द्वारा, दूध के द्वारा बीमारियां कैसे फैलती हैं वो। तो दूध के द्वारा बीमारियां जो होती हैं ना 3 तरीके से फैलती हैं, ठीक है। कौन कौन से तरीके से फैलती हैं? पहला होता है कि एनिमल्स के द्वारा, जो दूध देने वाले एनिमल्स हैं उनके द्वारा फैलेगी, ठीक है। एनिमल्स के द्वारा फैलती, जैसे किसी एनिमल्स को कोई बीमारी है, वो दूध के थ्रू आ गई और मनुष्य के तक आ गई। एक होता है ह्यूमन हैंडलर्स के द्वारा, जो दूध निकालता है, दूध दूहने वाला जो होता है उसके द्वारा फैलेगी। और एक होता है एनवायरनमेंट के अंदर, यानी कि जो पशु आदि जो होते हैं, इनके फिकल मैटर जो होते हैं, इनके ऊपर जो फ्लाइज वगैरह जो होती हैं, उनके द्वारा वो क्या कर देती हैं, जो ह्यूमन है उसके मिल्क को या फिर उसके फूड को क्या करती है, कंटामिनेटेड कर देती हैं। और उसका कंजप्शन अगर ह्यूमन करता है तो उससे क्या हो जाती है, बीमारियां होती हैं। समझ में आया? आगे देखते हैं। निम्न स्रोतों से फैलने वाली बीमारियों के लिए मिल्क एक वाहक की तरह काम करता है। कैसे? डेयरी एनिमल से फैलने वाली बीमारियां मिल्क के थ्रू ही तो फैलती हैं, सीधी सी बात है। एक ह्यूमन हैंडलर्स के द्वारा, ठीक है। एनवायरमेंटल, जैसे अगर कॉन्टामिनेटेड वाटर है, ठीक है, तो उसके द्वारा बीमारियां फैलेगी। फ्लाइज के द्वारा, ठीक है, फिकल मैटर्स के द्वारा, डस्ट के द्वारा बीमारियां फैलती है। तो ये होती है मिल्क बॉर्न डिजीज़। अब मिल्क बॉर्न डिजीज़ में 2 तरह के इन्फेक्शन होते हैं। एक इन्फेक्शन ऑफ एनिमल, जो कि मेन तक ट्रांसमिटेड होता है। अगर जानवरों के अंदर कोई बीमारी है तो वो मनुष्य के अंदर ट्रांसफर होती है। उससे क्या क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकल की पॉइजनिंग हो सकती है उनमें, काउ पॉक्स फैल सकता है, फुट और माउथ की जो डिजीज़ है वो एनिमल्स के कारण फैल सकती है, और लेप्टोस्पोरियोसिस हो सकता है, ठीक है। दूसरा है इन्फेक्शन प्राइमरी टू मेन, दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू मिल्क। एक होता है मिल्क के थ्रू इन्फेक्शन होने वाला, वो जिसके अंदर टाइफाइड, जो कि कॉन्टामिनेटेड हो जाता है अगर दूध साल्मोनेला टाइफी के द्वारा, तो उसके कारण। और पैराटाइफाइड फीवर, ये सभी किनके कारण होते हैं? मिल्क के थ्रू फैलते हैं। अभी तक यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं आया है, अभी तक तो नहीं आया है, आगे का पता नहीं है, आ सकता है। कोलेरा फैल सकता है मिल्क के थ्रू, इकोलाई का इन्फेक्शन हो सकता है, डिप्थेरिया हो सकता है, ट्यूबिकुलोसिस हो सकता है। अब देखते हैं क्लीन एंड सेफ मिल्क क्या होता है। क्लीन एंड सेल्फ मिल्क वो होता है कि जिस एनिमल से हम दूध निकाल रहे हैं वो एनिमल क्या होना चाहिए? पहली बात तो हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। और जिस जगह पे हम दूध दुहने के बाद ह्यूमन हैंडलर्स के द्वारा उसको रखा जाता है, वो जगह कैसी होनी चाहिए? मतलब स्वच्छ होनी चाहिए, वहाँ हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। मिल्क पोट जो होता है जहाँ पे दूध को रखते हैं, जिसमें मतलब कोई भी पात्र जो होता है वो क्या होना चाहिए? स्टरलाइन होना चाहिए, और दूध को ढक के रखना चाहिए हमें, ठीक है, ताकि उसके अंदर क्या होना चाहिए? बैक्टीरिया वगैरह किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। और जो वाटर सप्लाई जा रही है जानवरों तक, वो क्या होनी चाहिए? बैक्टीरिया फ्री होनी चाहिए। और मिल्क हैंडलर जो होता है, जो दूध दुहने वाला होना चाहिए, उससे भी किसी प्रकार की कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर उसे डिजीज़ होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो मिल्क में आएगी और ह्यूमन तक पहुँचेगी। और दूध जो होना चाहिए, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, दूध जो होना चाहिए वो बैक्टीरिया आदि से फ्री होना चाहिए, ठीक है। तो क्लीन एंड सेफ मिल्क में देखते हैं कि एनिमल शुड बी हेल्दी एंड क्लीन, ठीक है। द प्लेस टू केप्ट द एनिमल शुड बी सैनिटाइज, जिस जगह पर एनिमल को रखते हैं वो जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए, सैनिटाइज होनी चाहिए। द मिल्क पॉट, दूध का पात्र जो होना चाहिए, मस्ट बी स्टरलाइन होना चाहिए और कवर करके रखा जाना चाहिए, ठीक है। द वाटर सप्लाई कैसी होनी चाहिए? बैक्टीरिया फ्री होनी चाहिए एनिमल तक, ठीक है, और ह्यूमन हैंडलर जो भी है उन सब तक। मिल्क हैंडलर मस्ट बी फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन और इन्फेक्शियस डिजीज़,
किसी भी प्रकार की उसके अंदर कुष्ठ आदि इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। दूध को 10 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा कर देना चाहिए जिससे इसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो। अभी हम पाचुरेशन ऑफ मिल्क पढ़ेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि 10 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर पे क्यों रखते हैं। इससे क्या होता है, बैक्टीरिया जो होता है उस टेम्परेचर पे क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब मिल्क का टेस्ट किस तरह से पता करते हैं, दूध का परीक्षण किस तरह से पता करते हैं, उसके लिए एक टेस्ट है मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है ना कि इस टेस्ट में ये पता करते हैं कि इस टेस्ट मतलब दूध में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या नहीं है। तो एक मिथाइल ब्लू होता है, रिएजेंट होता है जिसको मिल्क के अंदर डाल दिया जाता है। फिर उस मिल्क को क्या करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं और तब तक रखते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पर जब तक मिथाइल ब्लू जो है, इसका जो ब्लू कलर है वो डिसअपियर ना हो जाए, यानी गायब ना हो जाए। और जिस मिल्क में ब्लू कलर लॉन्ग टाइम तक रहता है ना, लॉन्ग टाइम तक रहेगा, वो बेस्ट क्वालिटी वाला मिल्क होगा। और जिसके अंदर जल्दी मिल्क का जो मिथाइल ब्लू का जो ब्लू कलर है वो गायब हो गया, तो वो जो मिल्क है वो अच्छा नहीं होता, वो गुड क्वालिटी का नहीं होता है। ठीक है, तो टाइम ऑफ डिस्कलरेशन से यानी कि कितने टाइम पर ब्लू कलर डिसकलर मतलब कि डिसअपियर हो रहा है, उसके हिसाब से हम क्वालिटी ऑफ मिल्क का डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यह टेस्ट जो है दूध में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उनको डिटेक्ट करता है। मिथाइल ब्लू 10 ml की मात्रा में मिल्क के अंदर क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है और इसे 37 डिग्री सेल्सियस पर हम मिल्क को रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब कब तक रखेंगे, जब तक कलर डिसअपियर ना हो। जिस मिल्क में ब्लू कलर जो है वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा, वो मिल्क जो होगा वो बेस्ट क्वालिटी का मिल्क होगा। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ डिस्कलरेशन क्या डिसाइड होगा, क्वालिटी ऑफ मिल्क डिसाइड होगा। ठीक है, समझ में आया। जिसके अंदर लॉन्ग टाइम तक रहेगा वो अच्छा मिल्क, जल्दी अगर ब्लू कलर गायब हो गया, एक टाइम नोट कर लेंगे ना कि 37 डिग्री सेल्सियस आने तक कितने समय से पहले ही ये कलर चला गया और कितने समय तक बाद गया, तो उससे डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन आता है यहाँ से, लास्ट ईयर 2018 बैच का जब पेपर था ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा तो 5 नंबर में आएगा, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। पढ़ते हैं। पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क क्या होता है ना कि किसी एक टेम्परेचर पर, तापमान पर क्या करते हैं, दूध को उबालते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि इसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई बैक्टीरिया हो, कोई पैथोजन हो, वो नष्ट हो जाए। क्योंकि टेम्परेचर से क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो मिल्क जो होगा वो बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। लेकिन उस टेम्परेचर तक गर्म करने के अंदर मिल्क के कंपोजिशन के अंदर, यानी उसकी प्रोटीन, उसके फैट, उसके विटामिन, उसके मिनरल्स, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस टेम्परेचर पर उसका फैट जो है वो क्या हुआ, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी शुगर चेंज हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका विटामिन डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका मिनरल डिस्ट्रॉय हो गया, ये नहीं होना चाहिए। एक तो उसका कंपोजिशन नहीं बदलना चाहिए, एक उसका फ्लेवर नहीं बदलना चाहिए दूध का, एक उसके न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए कि जितनी मात्रा में उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इतने उच्च तापमान पर उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाए। तो ये चेंजेज मिनिमल होने चाहिए, यानी बहुत कम होने चाहिए या होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, देखते हैं। दूध को किसी निश्चित तापमान पर या निश्चित समय तक, एक लिमिटेड टाइम तक और लिमिटेड टेम्परेचर पर गर्म करना है हमें, जिससे उसके अंदर उपस्थित सभी पैथोजेंस जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएं, नष्ट हो जाएं। साथ ही उसके कंपोजिशन समझ गए, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, इन सब में किसी प्रकार का चेंज ना हो, उसके फ्लेवर में चेंज ना हो, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू में, इन सब में मिनिमल चेंजेस हो या फिर चेंजेस हो ही ना, तो उसे बोलते हैं पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क। 2 नंबर में डेफिनेशन आए तो ये लिखी आना, और अगर बड़ा आए तो आप मेथड भी समझा के आना।
2 नंबर में अगर पूछे तो ये लिख के 3 मेथड के नाम लिख के आ जाना बस। मेथड अगर जब आता है हमें तो हम क्यों ना लिख के आएँ। 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है तो ये डेफिनेशन विथ ये 3 मेथड नाम लिखिए ना, वर्णन करके नहीं आना है। अगर 5 नंबर में आए तो डिटेल से समझा के आना आप इसे, ठीक है। तो इसके 3 मेथड है पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क के। सबसे पहले पढ़ते हैं होल्डर मेथड, जिसे वॉट मेथड भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है ना कि दूध को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दे रखा है इसके अंदर कि 63 से 66 डिग्री सेल्सियस पर हमें गर्म करना है। ये तो हमारा तापमान हो गया। कितने समय तक करेंगे? 30 मिनट तक करेंगे। इतने टाइम तक हमें इसे टेम्परेचर पे इसको गर्म करना है। उसके बाद तुरंत ही जैसे ही इस टेम्परेचर से इसको हटाया, हमें इसको 5 डिग्री सेल्सियस पे ले जाना है दूध को और इसे ठंडा करते हैं। इससे क्या होगा? बैक्टीरिया क्या होंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। पहले बॉइलिंग पॉइंट तक लेके गए, फिर फ्रीज कर दिया इसको, ठीक है। यह तरीका छोटे गांव में और छोटी जगह में किया जाता है। जैसे दूध की डेयरियाँ होती है ना, वहाँ पर किया जाता है, लेकिन ये छोटी पॉपुलेशन के अंदर ही हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड पॉपुलेशन में नहीं हो सकता है चीज़, ठीक है। ये मेथड छोटी जगह पर और छोटे गांव में कम पॉपुलेशन के लिए लागू होता है। दूसरा होता है HTST मेथड, यानी कि हाई टेम्परेचर है बट शॉर्ट टाइम है, ठीक है। दूध को 15 सेकंड, ये एक टाइम हो गया शॉर्ट टाइम, तक रखना है। हाई टेम्परेचर कितना टेम्परेचर? 70 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखना है। और कितने पर फ्रीज करना है? 4 डिग्री सेल्सियस तक फ्रीज करना है। 4 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा कर देना है दूध को, ठीक है। यह है मतलब कूलिंग जो टेम्परेचर है, इसका कूलिंग टेम्परेचर है 4 डिग्री, बॉइलिंग टेम्परेचर 70 डिग्री है और टाइम है इसका 15 सेकेंड। यह विस्तृत रूप में उपयोग किया जाने वाला मेथड है, यानी कि ब्रॉडली इसका यूज होता है। इस मेथड में लार्ज क्वांटिटी ऑफ मिल्क पर हावर, 1 घंटे में बहुत सारा लार्ज क्वांटिटी में अधिक मात्रा के अंदर क्या होता है, मिल्क को पॉस्चराइज किया जा सकता है। तो ये था HTST मेथड। अब देखो नेक्स्ट मेथड है UHT, यानी कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। तो सीधी सी बात है, यहाँ 70 डिग्री सेल्सियस है तो अल्ट्रा है, तो इसका मतलब ज़्यादा ही टेम्परेचर होगा यहाँ पे। तो देखते हैं अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड के अंदर कुछ सेकंड्स के लिए रखते हैं, 15 सेकंड भी नहीं, ओनली कुछ सेकंड, 2 से 5 या 2 से 10, 1 से 10, इतनी बस कुछ सेकंड के लिए मिल्क को अल्ट्रा हाई टेम्परेचर है तो 125 डिग्री सेल्सियस पर 125 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं और तुरंत ठंडा करते हैं और उसे पैक कर देते हैं। ये मेथड है ब्रॉडली यूज किया जाता है दोनों। लेकिन हमारे घर के अंदर हाउस होल्ड मेथड जो होता है पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? बॉइलिंग। दूध उबालते हैं हम और किस में रखते हैं इनको? रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, जिससे क्या हो, मिल्क जो होता है वो पॉस्चराइजेशन हो जाता है। उसके अंदर किसी प्रकार का पैथोजन जो होता है वो नष्ट हो जाता है उसके बॉइलिंग करने से, उसको रेफ्रिजरेटर में रखने से, ठीक है। तो ये था आपका पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक हाइजीन हमारी कंप्लीट हुई। कौन सी हाइजीन? मिल्क हाइजीन हमारी पूरी हुई। अब हमारी आती है मीट हाइजीन। देखते हैं मीट हाइजीन के अंदर मीट बॉर्न डिजीज़ देखते हैं। तो मीट के द्वारा डिजीज़ कौन सी होती है कि हमें एक तो टैपवॉर्म का इन्फेस्टेशन हो सकता है। टैपवॉर्म के इन्फेस्टेशन में कौन कौन से? टीनिया सोलियम का हो सकता है या फेस्टियोला हिपेटिका का हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे एंथ्रेक्स हो सकता है जानवरों के द्वारा, या फिर एक्टिनोमाइकोसिस हो सकता है, या फिर ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, या फिर फूड की पॉइजनिंग हो सकती है। ये बीमारियां किससे होती है? इन्फेक्टेड मीट से होती हैं, अनबॉइल्ड मीट से होती हैं और सेमी बॉइल्ड मीट से होती हैं। इन सब को खाने से होती हैं, ठीक है। यानी कि अध पका है, पका ही नहीं है पूरा मांस, उसके द्वारा हो सकती है। इंस्पेक्शन ऑफ मीट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है बट यहाँ से थोड़ा देखना आप, अभी मतलब आया नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना। महर्षि चरक ने मांस के गुरु और लघु होने के आधार पर निम्न परीक्षा का वर्णन किया है। इंस्पेक्शन यानी कि मांस का परीक्षण करना कि गुरु है कि लघु है, इस प्रकार से। इसका एक कोटेशन है, चर शरीर अवयवा स्वभावो धातवे क्रिया लिंग प्रमाण संस्कारो मात्रा च अस्मिन् परीक्षते। यानी कि चर के द्वारा परीक्षा करेंगे हम, शरीर के अवयव के द्वारा मांस की परीक्षा करेंगे हम, और
स्वभाव के द्वारा कि उस जानवर का या उस पक्षी का जिसका भी हम मांस ले रहे हैं उसका स्वभाव कैसा है, धातु की क्रिया कैसी है, धातु कैसी है, उसकी क्रियाएं कैसी हैं, उसके अंदर लिंग मतलब कि नर है कि मादा है, किसका मांस गुरु किसका मांस लघु होता है, उसके आधार पर करेंगे, प्रमाण के द्वारा करेंगे और संस्कार, इन सब के द्वारा, इन 8 परीक्षाओं के द्वारा हम मांस के लघु और गुरु होने की परीक्षा करते हैं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो पहली परीक्षा आती है चर परीक्षा। चर परीक्षा का मतलब होता है, चर मतलब क्या होता है, घूमना। जो जानवर जितने ज़्यादा घूमते हैं ना उनका मांस क्या होता है, उतना ज़्यादा लघु होता है। तो सीधी सी बात है, अनुप प्राणी है तो अनुप प्रदेश में क्या बढ़ा हुआ होता है, कफ होता है। तो कफ बढ़ा है वहाँ पे पानी पानी ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ के प्राणी क्या खाएंगे, शीतल पदार्थ ही खाएंगे। तो शीतल पदार्थ खाएंगे तो मांस कैसा होता है, अनुप प्राणियों का गुरु होता है। लेकिन जंगल प्राणियों को क्या मिलता है, पानी तो मिलता नहीं है, सूखे सूखे पेड़ मिलते हैं, तो वो पेड़ खाते हैं और घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है, भोजन की तलाश में। तो क्या खाएंगे, इनका मांस क्या होगा, लघु होगा। और वैसे भी जंगल प्रदेश में किसकी प्रधानता होती है, वात की, तो मांस कैसा होगा, लघु होगा। शरीर के अवयव, तो शरीर के अवयव जो होते हैं ना, कुछ जानवरों के तो गुरु होते हैं, कुछ जानवरों के क्या होते हैं, लघु होते हैं। जैसे कि अगर देखते हैं तो